साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज रिसर्च रूम के अंदर मैं कुछ डाटा को सर्च कर रहा था तो एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट उत्तराखंड हाईकोर्ट का मेरे हाथ लगा। जजमेंट काफ़ी रिसेंट है, 15 जुलाई 2024 का। इस केस में हस्बैंड का ग्रीवेंसेस ये था कि मेरे साथ जास्ती हुई है ट्रायल कोर्ट के द्वारा, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस था वो ना केवल इनहेंस कर दिया गया, अभी तो कोर्ट ऐसा करके मेरी वाइफ को प्रोवोक कर रहा है। वो आराम से पियर बैठी है, बच्चा लेके बैठी है और दोनों माँ बेटियाँ मिलकर मुझे लूट रही हैं और मैक्सिमम अमाउंट जो है मुझसे खींचने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि मेरे ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं। मुझे मेरी माँ को मेंटेन करना है, बात जस्टिफाई दिखाई देती है। मुझे लोन लाइबिलिटी चुकानी है, बात जस्टिफाई दिखाई देती है। और अल्टीमेटली इतने खर्चे आज के टाइम पर हैं तो मैं इतना बड़ा फिगर मेंटेनेंस का लाऊं कहाँ से। तो मुझे राहत दी जावे और जो इम्प्यून ऑर्डर है उसको रद्द किया जावे और जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसको रिस्टोर किया जावे। साथियों इस केस में जो अपील करता है वो है हस्बैंड और मनोज नाथ बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड के नाम से जो है ये फैसला है, जिसका पिटिशन नंबर है 117/2024। साथियों इस केस में जो लड़के का लड़ने का पैटर्न था, अगर उसको आप सुनोगे तो आपको खुद हंसी आ जाएगी कि जिस तरह से ब्लंडर लड़े, अगर थोड़ा सा चीज़ों पे ध्यान दे लिया होता तो इनके लिए और अच्छा होता। साथियों हमारे माइंड में जो गलतफहमियां हैं और जो इनके केस के फैक्ट्स हैं लगभग जो है मिलान खाते हैं। हमारे माइंड में गलतफहमी क्या है कि अगर वाइफ मैरिटल ऑब्लिगेशन नहीं निभा रही है तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। आंसर गिवन इन नेगेटिव। अगर वाइफ जो है आरोप लगाती है और हमें कहते हैं कि हमने कुछ नहीं मांगा तो हम लोग बच जाएंगे, ये भी मिथ्स है, बेकार बात है। अगर वाइफ ये कहती है कि मेरा हस्बैंड जो है कमा रहा है और हम ये कह देंगे हमारी वाइफ भी कमा रही है तो हम बच जाएंगे, ये भी मिथ्स है। चौथी बात ये कि अन्य किसी केस में जो है खर्चा बन गया है, अब इसको ना बढ़ाओ, ये जज साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब मिथ्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो एजेड पेरेंट्स हैं, चाहे मदर हो चाहे फादर हो चाहे दोनों हो, इसके अलावा लोन लाइबिलिटीज़ हैं, अदर लाइबिलिटीज़ हैं, अदर खर्चे हैं। इस सिनेरियो में जब भी हम फैक्ट्स को रखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि लोन लाइबिलिटी बढ़ा दो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, खर्चे बढ़ा दो माता पिता के बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। बट अब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कोर्टें बहुत सख्त हो रही हैं। उनका कहना है कि आपकी प्रथम लाइबिलिटी जो है आपकी वाइफ है और आपका बच्चा है, उनको मेंटेन करो। जबकि पेरेंट्स हैं वो चाहे वृद्धाश्रम में जावे, हमें क्या, आपके लोन चुके हैं ना चुके हमें क्या, आपका टैक्स आप भरो चाहे मत भरो हमें क्या। हमें तो सिर्फ मेंटेन करना है बच्चों को और उनकी माँ को, ताकि वो भूखे नहीं मर जाए। और कई बार ऐसा ना हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहा था कि कई महिलाएं जिनको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है वो वेश्यावृत्ति तक कर सकती हैं। क्लियर है? तो वेश्यावृत्ति ना करें, गलत सलत काम में ना पड़े, तो उन्हें कम से कम एक आसरा मिल जाए कि डूबते को तिनके का सहारा, कि बड़ा अमाउंट ना दे करके हमने छोटा अमाउंट उनको पे कर दिया, ताकि उनको एक रिलैक्स सिचुएशन जो है फील हो। क्लियर हो गया? अब साथियों जब भी हम जवाब फाइल करते हैं हमारे पास वही बिंदु हैं जो इस व्यक्ति के पास में थे। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मारा पीटा किया, घर से बाहर निकल दिया गया, दहेज की मांग मैंने पूरी नहीं करी तो मुझे हैरेस किया गया, मुझे अल्टीमेटली जो है कार्रवाई दर्ज करानी पड़ी। मेरा हस्बैंड जो है जालिम किस्म का है, स्कूल में जॉब करता है और एक अच्छा अमाउंट कमाता है, मैं तो बेरोजगार हूँ। अब ये तो फैक्ट हो गए वाइफ के और ये हो गए हस्बैंड के फैक्ट्स। अब आप खुद फैसला कर लो कि क्या ऐसे फैक्ट्स पर केस को जीत पाओगे? उत्तर नहीं, क्योंकि आपका जो लड़ने का पैटर्न है वो है ऑर्थोडॉक्स, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। रजनीश न्याय का जब आप एफिडेविट भरते हो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लाइट में, तो उस एफिडेविट को हम ढंग से भर ही नहीं पाते और सही पोजीशन को हम इनलाइटन कर ही नहीं पाते, और जो वाइफ गलत सलत भरती है उसको हम सही मानते हुए उस पर जो है आगे प्रोसीड कर जाते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि रजनीश न्याय का जो एफिडेविट है उसमें इनकम टैक्स के प्रोटोकॉल को देखा गया था और उसको देखते हुए ही उस एफिडेविट में प्रोविजन इंकॉर्पोरेट किए गए कि इनकम टैक्स रिटर्न अगर है तो वो शो करना पड़ेगा, और इसके अलावा जो बैंकिंग है उसको भी जो है शो करना पड़ेगा, और इसके अलावा जो एफडीआर है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है, उसको भी जो है देखना पड़ेगा। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको एक संभावना मानते हुए, इसको एक फॉर्मेलिटी मानते हुए काम कर रहे हैं, जबकि ये गलत चीज़ है। आपको अकाउंट्स पर विशेष काम करना पड़ेगा। अगर अकाउंट्स पर काम नहीं करा आपने तो मारे जाओगे। साथियों जब भी वाइफ कोर्ट में आती है और वो कहती है कि साहब मुझे खर्चा दो, जैसा इस केस में है, तो उसमें उसका एक ही स्ट्रैटेजी होता है कि हस्बैंड की इनकम को शो करना बहुत ज़्यादा, खुद को बताना बेरोजगार, और लाइबिलिटी खुद पे पता है कि बहुत ज़्यादा, और अल्टीमेटली पैसों की जो है मांग करेगी। और सबसे हैरानी की बात है कि खर्चे इनके इस तरह से होते हैं 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। मतलब अकाउंट जब आप बनाने बैठते हो तो उसमें कोई स्थान नहीं है अप्रॉक्सीमेट
स्थिति का, जो भी एग्जैक्ट चीज़ है वही मानी जाएगी, संभावना पे, प्रिजम्पशन पे कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। क्लियर है? जब टैक्सेशन में अलाउ नहीं है ये चीज़ें, तो फिर जो असल ज़िंदगी है वहाँ कैसे अलाउ हो जाएगी? तो कुल मिला के अगर वाइफ खर्चा मांगती है तो आपको सबसे पहले ये स्क्रूटनाइज करना है कि वो खर्चा उसके लिए आवश्यक क्यों है, और जो खर्चा मांगा गया उसका जस्टिफिकेशन क्या है। अगर वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पाती तो आपके पास रास्ता है ऑर्डर 11 रूल 12 CPC में आप इंटरोगेटरी जो है कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा वाइफ को लीगल नोटिस आप दे सकते हैं। इसके अलावा वही कहते हैं कि उसके माँ बाप ने उसको पाला या उसके भाई ने उसको पाला, तो उनका रिटर्न प्रोफाइल क्या है, क्या वास्तव में वो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, क्या वो इतनी इनकम बना पा रहे हैं कि इतना सर्टन पार्ट जो है अपनी बहन को दे रहे हैं। क्योंकि जो बहन खर्चा मांगती है वो मांगती है 25,000 रुपये, तो 25,000 से भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 को तो एक बड़ा फिगर निकल के आता है। तो जो आदमी टैक्स नहीं भर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ उसके भाई की या उसके बाप की या उसकी माँ की, और वो लोग इसको जो है इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हैं टूवर्ड्स मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, कैसे पॉसिबल है? तो इस बात को विशेषता ध्यान में रखिएगा। और जब भी वो क्लेम लेके आती हैं या पिटिशन दाखिल करती हैं तो उनको भी आवश्यक पक्षकार बनवाइए कोर्ट में। अगर आप नहीं बना रहे तो ये आपका फॉल्ट है, आप बोलते नहीं हो तो नुकसान जो है आपको ही खाना पड़ता है। तो ऑर्डर 11 रूल 12 CPC के साथ साथ अपने को उनको पक्षकार जो है जरूर बनाना है। और इसके अलावा आप एक बात ध्यान रखो कि आप उनको भी जो है लीगल नोटिस सर्व कर सकते हो कि अपना स्पेसिफिकेशन दीजिए कोर्ट में आगे। अगर आप नहीं दे रहे हैं देन यू वुड बी लायबल। और इसके अलावा एट दी प्राइमरी स्टेज सेक्शन 19(1) CRPC को भी यूज़ करना है अपने को, क्योंकि देखो ओल्ड लॉ के जो सेक्शन है वो अपने को ध्यान में रखते हुए चलने पड़ेंगे। और एक बात जो है आप अभी आप नोट कर लो, सेक्शन 91 CRPC का जो है वो हो चुका है रिप्लेस बाय सेक्शन 88 BNSS से। तो कोई डॉक्यूमेंट अगर रिलेवेंट है तो कोर्ट जो है इसको मंगवा सकता है। तो कम से कम स्टेटमेंट तो फाइल पर आए कि हमने इसको रिटर्न में शो करा या नहीं करा, तो उन पर जो अग्रिम कार्रवाई करनी है हमारे पास जो है अच्छा बेस रहेगा। और आप अगर नोटिस सर्व कर रहे हो, उनसे पूछताछी कर रहे हो, बार बार उनको नोटिस दे रहे हो, तो उनके लिए ट्रबलसम इशू होता ही होता है। सब कहने की बातें, कार्रवाई नहीं होती है। आपको रिमांड नोटिस जारी करने ही करने हैं बार बार। अगर आप नोटिस नहीं दोगे तो वैसे मजे कर रहे हो वो। तो दुश्मनी खेमे के अंदर अगर आपको भूचाल मचाना है तो आपको ये विधिक कार्रवाइयाँ समय समय पर करनी पड़ेंगी और लगातार करनी पड़ेंगी रिमाइंडर फॉर्म में भी। इसके अलावा एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो आपके डिडक्शंस हैं वो आपकी इनकम का ही पार्ट बना जाएगा टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। डिडक्शंस जो है अलाउड नहीं है। इवन मोटर एक्सीडेंट क्लेम में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है ये डिडक्शंस जो है अलाउड नहीं होंगे। तो इस तरह से यहाँ भी जो है अलाउड नहीं होंगे। तो इस बात का जो है विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आपकी वाइफ जो है उसका शुरू से ही आप इनकम टैक्स प्रोफाइल मेंटेन करते हुए चलें। गलती क्या करते हैं, आराम से वो रह रही है, फिर वो जिदबाजी करती है, फिर वो पीयर जाके बैठ जाती है, तो नुकसान हमारा ही होता है। और शादी के पहले से ही उसका इनकम टैक्स प्रोफाइल मजबूत करते हुए चलें। अगर आप नहीं करोगे तो आप खुद फॉल्ट पर हो। अब साथियों मोटी मोटी बात है कि आप कितना ही रो लो, कितना ही कोर्ट के सामने आप रहम की भीख मांग लो, पर कोर्ट आपको नहीं सुनेगी। कोर्ट बोलेगी ठीक है आप पति हो, मेंटेनेंस दो, आपकी ड्यूटी है, आप क्यों नहीं दे रहे हो। तो कुल मिला के जो अपोजिट पार्टी है उसको इनकम टैक्स के एंगल से घेरना पड़ेगा, बेनामी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसके एंगल से घेरना पड़ेगा, जो डेविएशंस हो रहे हैं गलत तरीके से उस एंगल से अपने को जो है घेरना पड़ेगा। और इसके अलावा जो लगातार इन लोगों ने वॉलेशंस करे इनकम टैक्स कानून के उसके एंगल से घेरना पड़ेगा। और ऑर्डर 11 रूल 12 CPC का एंगल उससे घेरना पड़ेगा। और प्रॉपर अकाउंट्स क्या हैं उससे घेरना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आप जो है यहाँ पर फॉल्ट पर आओगे। अब साथियों कई बार जो होता है छोटा मोटा अमाउंट बन जाता है मेंटेनेंस का, उसको लेकर आप परेशान हो जाते हो क्योंकि फिगर जो है आपको बड़ा दिखता है। उदाहरण के लिए कोर्ट ने 6,000 मान दिया, बड़ा फिगर दिख रहा है, जबकि इन रियल में 200 रुपये पर डे का अमाउंट है। और 200 को भी डिवाइड कर दो आप 24 से, टेंटेटिवली वो अमाउंट 10 रुपये से भी कम हो गया। अब आपको वो अमाउंट पे करना है तो आपके पास टाइम है 30 दिन का। ये बात समझना, अगर 30 दिन में पे भी नहीं करा तो कौन सा कोर्ट आपको जो है जेल भेज देगी, कोर्ट नोटिस जारी करेगी आपको, तब जमा करा देना। पर इन द मीनवाइल करना क्या है, अमाउंट के टुकड़े करने हैं अपने को 24, कभी 10 रुपये, फिर 2-3 घंटे बाद 10 रुपये, फिर शाम पड़ी तो 50 रुपये डाल दिए। तो ऐसे वो अमाउंट घुमाते रहो। उसके लिए करना क्या है, एक खाता खोल लो, सेविंग खाता, उसमें वो एग्जैक्ट अमाउंट ट्रांसफर करके वाइफ को जो है छोटे छोटे अमाउंट में और फ्रैक्शंस में जो है डालते रहो। उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है। कोर्ट ने एक चीज़ जो है स्पेसिफिक कर रखी है कि आपको अमाउंट देना है, पर अमाउंट देना कैसे ये स्पेसिफिक नहीं है। देने का जो है रीति मॉडस क्या रहेगा वो स्पेसिफिक नहीं, इवन कानून में भी नहीं है। इवन जो भी 144 BNSS में भी है उसमें भी स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपने अमाउंट दे दिया तो आप अपने लाइबिलिटी से जो है एब्जॉर्व हो जाएंगे और कोर्ट भी कुछ आपको जो है वो नहीं कह पाएगी। तो ये मोटी मोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। तो कुल मिला के अब पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, इनकम टैक्स के एंगल से भी हमको लड़ना पड़ेगा। और वाइफ जब मेंटेनेंस मांगती है तो उसका अभी इनिशियल सोर्स क्या है, 1.5 साल तक जब उससे मेंटेनेंस जो है नहीं लेते हुए उन सोर्सेज से जो है अपना मनी ड्राइव किया, तो क्या वो उसके बुक्स में आ गए या नहीं आए, क्या वो उसके क्रेडिटर हैं, डेटर्स हैं, क्या है, वो सब देखना पड़ेगा अपने को। तो इनकम टैक्स का विशेष आपको जो है उपयोग करना है और इसकी लाइट में आपको जो है वर्कआउट करना है। इस बात का जो है विशेष आप जो है ध्यान रखें। क्लियर है? तो साथियों ऐसे ही अपडेट्स के लिए, जानकारी के लिए पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथियों मिलते हैं जल्दी एक नए
टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।